हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। यूनिट 4 आज से स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम ईएमआई और एसी करंट के बारे में पढ़ेंगे और यूज़ के हिसाब से, प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है ये आपकी 12th क्लास की, जिसके डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूजेस आपको दिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज थोड़ा सा इंट्रो रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इंट्रो में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इंडक्शन फिनोमिना हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो उसी से कुछ कुछ रिलेशन इसकी रहेगी। तो देखते हैं ये क्या है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टार्टिंग से बात करते हैं। शुरू में क्या था आपके पास, मैग्नेट्स जो था, मतलब मैग्नेटिज्म था, और जो ये करंट था, इनको अलग अलग समझा जाता था, ठीक है। कोई रिलेशन इनके बारे में सोची नहीं गई कि मैग्नेटिक फिनोमिना और इलेक्ट्रिक फिनोमिना के बीच में कोई रिलेशन होगी, ऐसा कुछ भी किसी ने सोचा भी नहीं था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर आपको जब जैसे लास्ट यूनिट मैग्नेटोस्टैट कराया तो उसमें स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि ओरेस्टेड लॉ आया था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने ये फाइंड आउट किया कि एक करंट की वजह से करंट कैरिंग वायर के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और फिर पूरी यूनिट इसी पर रह गई हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स के ऊपर, ठीक है। तो एक स्टडी फिर क्या हुई कि एक रिलेशन बनती चलेगी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देता है अपने आसपास, है ना। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है, और करंट कैसे बनता था, चार्जेस के मूव करने की वजह से, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट प्रोड्यूस कर सके, करंट बना सके। तो फिर इन्होंने इस विषय में सोचना स्टार्ट किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम करंट बना सके, ठीक है। और जो आज आपका एसी करंट चलता है ना, एसी करंट जो घरों में आता है, वो इसी फिनोमिना पर बेस है। हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट बना रहे होते हैं। एसी करंट निकोला टेस्ला ने दिया था हमको, तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये हमारी साइंस के फील्ड में, क्योंकि लाइट से ही सब कुछ हो रहा है आजकल। आप उसकी देख सकते हैं कि कितनी नेसेसरी वो आपके पास है। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है क्या, ये सोच चलने लगी। और इसी में सबसे पहले फैराडे और हेनरी, माइकल फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बताया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बन सकता है। तो देखो, नेचर लव सिमिट्री, सिमिट्री में सब कुछ होता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा होगा कि जैसे लाइट को वेव मानते थे, तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल। इसी तरीके से जो जिनको हम पार्टिकल मानते हैं उनके पास वेव नेचर भी आएगा, तो ये सिमिट्री से हो रहा है। ऐसे ही अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो सिमिट्री से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी बन रहा होगा। ओके, तो इस बारे में सोचना स्टार्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है या नहीं। तो इस विषय में सबसे पहले हमारे पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट को समझाने के बाद फिर बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल के इसको रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपके पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जनरली क्या किया, 3 एक्सपेरिमेंट करे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कुछ खास इसमें है नहीं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, इन्होंने एक कोइल ली, ठीक है, एक कोइल ले ली, और कोइल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया आपके पास। जैसे आपके पास ये कोइल ले ली, कोइल को इन्होंने, कोइल ऐसे ले लो, चाहे इस तरीके से ले लो, एक कोइल इस तरीके से ले ली, ठीक है। कोइल का एक हिस्सा आपने इधर ले जाके एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, दूसरा हिस्सा भी आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ठीक है। कोइल है, कोई बैटरी कुछ नहीं लगी। तो आप सभी को पता है, अगर कोई भी बैटरी अगर नहीं लगी है तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, कोई करंट ही नहीं होगा। तो इस टाइम पे ये जीरो डिफ्लेक्शन आपको शो कर रही थी। कोइल क्या होती है, जैसे कोई एक फ्रेम ले लिया, उसके ऊपर वायर्स लपेट रखे, तो सर्कुलर ले लिया तो सर्कुलर कोइल होगी आपके पास, है ना। रेक्टेंगल ले लिया तो रेक्टेंगुलर होगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर वायर लिपट के, एक वायर गैल्वेनोमीटर के इस हिस्से से एक इस हिस्से से जुड़ा है। तो इनिशियली गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक सोर्स लिया, परमानेंट मैग्नेट ले ली एक। जैसे ये आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट।
जब ये मैग्नेट बहुत दूर रखी थी, जैसे मान लो अगर ये रूम के एक हिस्से में है तो वो मैग्नेट दूसरे हिस्से में है, तो उस टाइम तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ही लिमिटेड स्पेस तक होता है, तो वहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड पहुँच भी नहीं रहा होगा, तो इन दोनों को एक दूसरे का इफेक्ट पता भी नहीं चल रहा होगा, है ना, तो इनका कोई असर नहीं है अभी तक। फिर इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को इस तरफ लेके आने लगे। मान लो अभी नॉर्थ पोल इस साइड लेके आ रहे हैं हम, तो मैग्नेट जैसे ही इसके पास आगे आने लगी तो सबको मैग्नेटिक फील्ड बनाना आता है कि ये आपके पास नॉर्थ से फील्ड लाइन्स निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर आपके पास साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से आपके पास नॉर्थ से निकल रही होती है, साउथ में फील्ड लाइन्स अंदर जा रही होती है ना। पर ये अभी भी लिमिटेड है, अगर बहुत दूर का डिस्टेंस है तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कोयल तक नहीं पहुंच रहा होगा गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। अब जैसे जैसे इसको धीरे धीरे करके आगे लाने लगे हम, आगे आने लगे, तो कभी तो ऐसा होगा ना कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल में एंटर ना करना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो ये यहाँ कहीं तक पहुंची, तो यहाँ से नॉर्थ से जो फील्ड लाइन्स निकल रही थी, नॉर्थ से जो फील्ड लाइन्स निकल रही थी, ये बाद में घूम के इधर साउथ में आ रही होगी, घूम के साउथ में आ रही होगी, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुँचने लग गया। तो जैसे अभी थोड़ा कम जा रहा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये 4 ही लाइन जा रही है, ठीक है, तो आपके पास जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास जाने लग गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल के पास पहुंचा होगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई। जैसे ही अभी इससे कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, आप जस्ट एक मैग्नेट को इसके पास लेके आए, मैग्नेट को पास लाने से उन्होंने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुई। पास लाने से गैल्वेनोमीटर में क्या हुई, डिफ्लेक्शन शो हुई। ओके, अब ये डिफ्लेक्शन सपोज करो कि लेट डिफ्लेक्शन इज इन लेफ्ट हैंड साइड, लेट इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड। भाई गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, इसमें बीच में जीरो रहता है, तो ये राइट साइड की डिविजन होगी, ये लेफ्ट साइड की डिवीजन, ये लेफ्ट या राइट करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं आपके पास, ठीक है। मान के चले कि नॉर्थ पोल को सामने लाने से डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आई। ओके, ये इसको और पास लाया और पास लाया और यहाँ ला के रोक दी। जैसे ही इसने मैग्नेट को लाके रोक दिया, मतलब कि जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पे ले आया, तो आपके पास इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हुई। गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो जीरो हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब कि कुछ ही टाइम के लिए करंट आया, बस बिल्कुल हल्के से टाइम के लिए, जब तक ये मूव कर रही थी आपके पास, ठीक है। मैग्नेट मूव कर रही थी, जैसे ही ये कुछ पास पहुंचा, इतना पास कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुंच सके, तो करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर की सुई हिली, और जैसे ही आपने मैग्नेट को रोक दिया, सुई वापस से जीरो पर। ओके, तो जब तक मैग्नेट रेस्ट पे है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इसने क्या किया, इसी को वापस ले जाने लग गया। जब इसको वापस ले जाने लग गया तो फिर से डिफ्लेक्शन आई। जब इसको वापस बैक लेके जा रहा है तो फिर से डिफ्लेक्शन आई, और डिफ्लेक्शन अब की बार दूसरी साइड आई। तो जब ये इसको बैक ले जाने लग गया, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में समझ लेना, जब इसको वापस ले जाने लग गया तो डिफ्लेक्शन पहले लेफ्ट साइड आई थी, तो अब की बार राइट साइड आई, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड आई, फिर अब राइट साइड। ओके, ये जैसे दूर ले गया तो कुछ दूर जाने के बाद फिर से गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो गई। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ उसको दिख रहा था, जब तक मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तब तक तो इसमें करंट आ रहा है, मैग्नेट को मूव करवाना बंद कर दिया तो करंट आना बंद हो गया। ओके, फिर इसने क्या किया कि थोड़ा सा मैग्नेट को फास्ट मूव करवाया, मतलब पहले आराम से लाया था तो अब की बार फास्ट मूव करवाया। तो फास्ट मूव करवाने से देखा कि ज़्यादा करंट बन रहा है। करंट तो आ रहा है मैग्नेट के मूव करने से, पर अगर फास्ट मूव करवा रहे हो तो ज़्यादा करंट आ रहा है, अगर वो स्लो मूव करवा रहा है तो कम करंट आ रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर एक चीज़ और देखी इन्होंने, मैग्नेट को पलट के लेके आया, मतलब साउथ इस तरफ कर दिया, नॉर्थ इस साइड कर दिया। तो अगर मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी आपने, पोलैरिटी अगर चेंज कर दी, पहले नॉर्थ को लेके आ रहे थे, अब की बार साउथ को लेके आ रहे हैं, तो चेंज तो वैसे ही आ रहा है आपके पास, मतलब कि जब मैग्नेट पास आई, अगर जब तक मूव कर रही है, करंट आया, रोक दी तो करंट जीरो, वापस ले गया तो करंट उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। पर नॉर्थ वाले से उल्टा काम हो रहा था। पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे, अब जब साउथ पोल को लेके आ रहे हैं, जब पास ला रहे हैं, पिछली बार नॉर्थ को पास ला रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन आ रही थी, अब की बार साउथ को पास ला रहे हैं तो शुरुआत में आई राइट साइड, और जब इसको बैक ले जाने लग गए तो इसका उल्टा, पहले इधर राइट आई थी तो इधर लेफ्ट साइड। मतलब कि जब नॉर्थ ला रहे थे उस टाइम पे जो काम हो रहा था, साउथ ला रहे हैं उससे जस्ट उल्टा उल्टा काम हो रहा है। नॉर्थ लाने से राइट में डिफ्लेक्शन आई तो साउथ लाने से लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आई है। नॉर्थ को दूर ले जाने से अगर लेफ्ट में आई थी तो साउथ को दूर ले जाने से राइट में आएगी, तो मतलब जस्ट उसका उल्टा काम हो रहा है आपके पास, है ना। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये किया इन्होंने कि जब एक मैग्नेट को
इधर लेके आ रहे हैं कोयल के पास तो करंट आ रहा है, चल रही है जब तक, और जैसे ही रोक दिया 0, वापस ले जाने फिर से आया पर उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट ये था। अभी लॉ नहीं बता रहा मैं, अभी कुछ भी नहीं बता रहा कि कब करंट बन रहा है कब नहीं, उसको जब लॉ बताऊंगा, फैराडेज लॉ जो उसने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाए थे, तो उन लॉ में मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जब उसने एक मैग्नेट एक कोयल के पास लेके आया। अब देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया। तो फैराडेज, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, अब इसमें इसने क्या किया भाई, जैसे कोयल थी, फिर से ये कोयल है, कोयल में अपना वायर लपेट रखे होंगे, गैल्वेनोमीटर लगाया है। जब तक कोई बैटरी या सेल नहीं है तो आपने देखा गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। ठीक है, अब की बार इसने क्या किया भाई कि यहाँ पर एक और कोयल ले ली। ठीक है, जैसे ये कोयल ले ली और इस कोयल में इन्होंने कुछ करंट दे लिया। ठीक है, इस कोयल में कुछ करंट दे दिया। जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो आपको पता है कि कोयल में करंट घूमेगा, तो कोयल में अगर करंट घूमेगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। सबको पता है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसका भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपके पास बीच में जैसे इस तरफ है तो करंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा होगा, इधर एंटर कर रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, इधर एंटर कर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और डिपेंडिंग ऑन की कोयल कैसे रखी हुई है आपके पास, है ना। तो इस तरीके से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और बनाना चाहो बना लो आपके पास। ठीक है, ओके, ये अपना कोयल का भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसा। ठीक है, अब क्या किया, ये कोयल बहुत दूर थी, वही चीज़ें हुई, कोयल बहुत दूर थी तो इसमें कोई करंट नहीं आया गैल्वेनोमीटर में, कोयल को पास लाया। ये क्या किया इन्होंने, कोयल को पास लाने लग गया। जैसे ही कोयल को पास आया तो कभी ना कभी इसका मैग्नेटिक फील्ड कोयल में एंटर करेगा, कोयल में एंटर करेगा तो मतलब कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ही ये संपर्क में आया, मूविंग कोयल ये इसको मूव करा के ला रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के ये संपर्क में आया तो इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन आई, किसी एक साइड डिफ्लेक्शन आई। जैसे ही कोयल को मूव करवाना बंद कर दिया तो डिफ्लेक्शन 0, कोयल को वापस लेके गए तो डिफ्लेक्शन उल्टी साइड। ठीक है, ऐसा ही इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो वैसा ही हो रहा था जैसा नॉर्थ और साउथ में उल्टा काम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी यही कंक्लूजन निकल रहा था कि इस कोयल को लाने से एक्चुअली में दूर दूर से तो क्या हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जब उसके पास पहुंच रहा है और चेंज हो रहा है तब तो करंट आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा तो करंट बंद। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो ये वाली कोयल थी इसको इसके बिल्कुल पास रख दिया। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक कोयल तो ये थी आपके पास जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, और एक कोयल ये है जिसके अंदर करंट है, और अब की बार क्या किया इन्होंने, एक रियोस्टेट लगा लिया, सपोज करो करंट के साथ। ठीक है, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, इसमें करंट गया तो जैसे ही एक बार करंट जाके बढ़ रहा था, करंट एकदम से नहीं बढ़ता, करंट एकदम बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा होगा इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरफ बढ़ा होगा आपके पास तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें दिखी डिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ही करंट दिया एक बार तो इसमें डिफ्लेक्शन आई और फिर तुरंत 0 होगी, क्योंकि करंट एकदम से जितना मैक्सिमम होना था हो गया होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक बार करंट दिया, करंट देते ही एक सडन डिफ्लेक्शन आई कुछ टाइम के लिए, और फिर डिफ्लेक्शन अपने आप से 0 होगी उसके बाद, देन डिफ्लेक्शन बिकम्स 0। तो एक बार करंट दिया, एक बार डिफ्लेक्शन आई, फिर डिफ्लेक्शन 0 होगी। अब इन्होंने क्या किया, करंट को चेंज करना स्टार्ट किया, करंट को चेंज किया, करंट को बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रही है, करंट को कम कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ रही है दूसरी डायरेक्शन में, पर करंट को कांस्टेंट कर देते हैं, रोक देते हैं बढ़ाना या कम करना तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। तो ये चीज़ भी यही शो कर रही है कि जब करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है, पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तभी आपके पास क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तभी आपके पास क्या आ रहा होगा, करंट। ठीक है, यहाँ से तीनों एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज हो रहा है तब तक तो करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गया तो करंट आना बंद हो गया। ओके, तो यहाँ से उसने, ये 3 एक्सपेरिमेंट थे, आसान से थे, कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपके पास, है ना, इजीली समझ में आ जाते हैं, और ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। कोयल बनाओ, एक सुई लेके जाओ, फिर आपको करंट मेजर करने के लिए कुछ चाहिएगा, मल्टीमीटर वगैरह, है ना, या करंट मेजर नहीं करना है तो एक जो लड़ी का जो बल्ब होता है ना,
जो घरों में लड़ी लगाते हैं दिवाली वगैरह पे, वो बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो जल जाएगा आपके पास मैग्नेट के लाने से। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं, फिर मैं लो बता रहा हूँ आपके पास। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स को φB से डिनोट करते हैं, वहाँ पर किससे डिनोट करते थे, φE से। इसकी जो यूनिट होती है आपके पास वो होती है वेबर, ठीक है, वेबर, WEBER, वेबर, या ये इसकी SI यूनिट है। और अगर इसकी CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल, CGS यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल। और 1 वेबर इजिकल टू 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होती है आपके पास, ठीक है। ओके, मैक्सवेल भी साइंटिस्ट का नाम था। तो इतनी आपके पास CGS यूनिट ये इसकी होगी, ठीक है। अभी इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग ए सरफेस नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन। यही होता था ना कि कोई आपके पास सरफेस है, वहाँ से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली उस सरफेस को पास कर रही है, उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन द सेम वे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, ठीक है। जैसे आपके पास ये सरफेस हो गया भाई, जैसे आपके पास ये सरफेस हो गया इस तरीके से, जैसे मान लो इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से आपके पास फील्ड लाइन इस तरीके से इधर जा रही है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है B। ओके, अगर मैं इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया DA कंसीडर करूँ तो आप सभी को पता है नॉर्मल वेक्टर आपका किस तरीके से रहेगा, इस सरफेस के 90 डिग्री पे, है ना। और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि इसके साथ कुछ एंगल से जा रही है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। पहले अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखूँ तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्नीट्यूड इनटू में नॉर्मल वेक्टर, है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में नॉर्मल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास B इस डायरेक्शन में, पर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है जो नॉर्मल की डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल की डायरेक्शन में आपका इसका कंपोनेंट कौन सा जाएगा, B cos थीटा। तो आप जब फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो ये B cos थीटा और एरिया वेक्टर की गुणा होती है, ठीक है। B cos थीटा और एरिया वेक्टर की गुणा होती है। अगर cos थीटा हटाया जाए तो ये B वेक्टर डॉट DA वेक्टर बनता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल सा फ्लक्स आया है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्मॉल से एरिया से। अगर मेरे को पूरे सरफेस से चाहिए तो इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास होता है B डॉट DA, जैसा उधर होता था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरीके से यहाँ से सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं आपके पास, ठीक है। वही है, इसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मल की डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा आपके पास, क्यों, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर लिया था तो जिसने वो कर रखा है तो उसमें ये चीज़ भी आई जाएगी, है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मल की डायरेक्शन में क्रॉस कर रही होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, B डॉट DA, या फिर लिख लो BA cos थीटा इस वाले से, ठीक है। cos थीटा क्यों आया, क्योंकि आपको नॉर्मल की डायरेक्शन में देखना होता है। ओके, अब करते हैं फैराडेज लॉज की बात। जो फैराडे लॉ उसने किस बेस पे बनाए थे, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाए थे, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। यूनिट क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर। चलिए बात करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडे ने 2 लॉ दिए इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उसके बेस पे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये जस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में जो कुछ हुआ था उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, तीनों एक्सपेरिमेंट में करंट तब आ रहा था जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। आप एक मैग्नेट को लेके आए, जब उस कोयल के पास मूव करती आ रही थी तो करंट आया, रुक गई तो करंट 0, वापस गया तो करंट फिर से आया, ठीक है। मतलब जब तक मैग्नेट और ये कोयल आपस में मूव कर रही है तब तक करंट आ रहा है, ओके।
दूसरे केस में क्या किया, कॉइल में करंट दिया, उसको पास लाया तो करंट आया, रोक दी तो जीरो, वापस ले गया तो करंट आया उल्टी डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, तीसरे में भी यही किया, कॉइल को पास रखा, इसमें करंट बढ़ा रहे घटा रहे हो तब तो इसमें करंट आ रहे हैं, अगर कांस्टेंट रख दिया तो करंट आपके पास जीरो हो गया। ओके, अब ये दूर दूर रखे हैं, करंट तो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा, पर आपको पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो दूर से तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ही इसके पास पहुंच रहा होगा जो इस पर इफेक्ट डाल रहा होगा, है ना। तो अल्टीमेटली उसने बोला कि आपके पास इसमें करंट तब आ रहा है जब ये इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इस कोयल में जा रहा है चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली कोयल या मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही है वो इस कोयल के साथ जब चेंज हो रहा है, मेन लाइन ये है, चेंज हो रहा है, तभी आपके पास चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो आप करंट बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, या फास्ट ला रहे हो या स्लो ला रहे हो, या फिर आप मूव करवा रहे हो, सारे ही केसेस में आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में इसने क्या बोला कि एक करंट किसी कोयल के अंदर, अच्छा जो करंट आया ना इसके अंदर उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। और करंट है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो एक कोयल है, ठीक है, एक कोयल है एक कोयल के अंदर एक करंट इंड्यूस किया जा सकता है अगर हम इसके साथ एक लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहे, ठीक है। तो एक करंट कैन बी इंड्यूस्ड in a coil if the magnetic field link with this coil changes with time। और इन्होंने इसको मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इसको और चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दिया, ठीक है। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होएगा ना। फ्लक्स क्या था आपके पास, बी डॉट डी ए, अगर बी चेंज होएगा तो आपके पास फ्लक्स भी चेंज होएगा, है ना। तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की जगह फ्लक्स बोला, क्योंकि अगर कॉइल का एरिया कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से भी कम या ज़्यादा फील्ड लाइन्स उससे पास हो सकती है। जैसे मान लो भाई यहाँ से इतनी लाइनें जा रही हैं, ठीक है, इसके रास्ते में एक तो कोयल ऐसी रखी हो और एक कोयल ऐसी रखी हो, तो इस कोयल से ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास हो रही है, इस कोयल से कम फील्ड लाइन पास हो रही है। तो जिसमें ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है तो वहाँ पे फील्ड ज़्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे फील्ड कम चेंज हो रहा है। तो ये एरिया पे भी तो डिपेंड करता है आपके पास, है ना। तो खाली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड कितना उस कोयल से पास हो रहा है जिसमें आपने करंट प्रोड्यूस करना है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। खाली मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उस जिस कोयल में करंट इंड्यूस कराना है उसमें से कितना जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसका एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फील्ड जाएगा, कम होगा तो कम फील्ड जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है ऑल्सो एरिया पर भी। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को मिला के आप फ्लक्स बोल देते हैं, ओके। तो एक करंट जो है इंड्यूस किया जा सकता है कोयल के अंदर, ठीक है, अगर उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज कर सके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है उससे चेंज कर सके। चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई। इस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और करंट है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो ये फिनोमेना बताया ना मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके आप किसी कोयल में करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन ए कोयल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू इट, ठीक है। एक कोयल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके आप उस कोयल में करंट प्रोड्यूस कर देते हैं, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। इस फिनोमेना का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ यही था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा आपके पास करंट इंड्यूस होगा, अगर चेंज बंद हो गया तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। ये था आपके पास फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ में इसने ये बताया कि कितना करंट इंड्यूस होगा या कितना ईएमएफ इंड्यूस होएगा, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ तो ये था आपके पास। इसके बाद चलते हैं सेकंड लॉ पर। इसने सेकंड लॉ में बोला कि जो ये करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है
जो करंट या ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। भाई देखिए एक्सपेरिमेंट से ही निकाला है इसने ये। अगर आपके पास मैग्नेट को बड़ा फास्ट लेके जा रहे थे तो मैंने बताया था ज़्यादा करंट इंड्यूस हुआ, स्लो लेके जा रहे हैं तो स्लो इंड्यूस हो रहा है। तो ये इस पर भी तो डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है जो उस कोइल के साथ लिंक है, उसकी रेट पर भी डिपेंड करता है फ्लक्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस तो बता दिया कब होगा, जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो वो इसने सेकेंड लॉ में बताया, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड्स upon the rate of change of magnetic flux linked with it। जो इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है उस पर डायरेक्टली आपके पास डिपेंड करता है। तो मान लो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है आपके पास ई के बराबर। ईएमएफ इंड्यूस, ई क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्लक्स चेंज होने की रेट पे। मान लो कि जब कोई दूर थी तो कोई फ्लक्स φ1 पहुंच रहा था, जब पास आ गई तो कोई फ्लक्स φ2 आ रहा है, तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ, φ2 माइनस φ1 के बराबर, डिवाइडेड बाई जो भी टाइम उसको लगा होगा चेंज करने में उसके बराबर। भाई जैसे आपके पास कोई दूर है तो कुछ फ्लक्स जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, वो जीरो भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। मान लो दूर से जीरो है, जैसे ही पास लाए तो कुछ और हो गया आपके पास, तो चेंज कितने का हुआ, φ2 माइनस φ1 से। तो इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके पास डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के, ठीक है। कॉन्स्टेंट का साइन हटता है तो यहाँ पर 1 आ जाता है आपके पास, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर उसने बोला कि अगर बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है, फॉर स्मॉल चेंज के लिए क्या होएगा आपके पास, जो डेल्टा है आप सभी को पता है डी में चेंज हो जाता है और स्मॉल चेंज में, तो आप ईएमएफ लिखेंगे डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो आपके पास ये सेकंड लॉ है, ये है सेकंड लॉ कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। ये फ्लक्स कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर एक माइनस का साइन और लगता है, ध्यान देना, यहाँ पर एक माइनस का साइन और लगता है, और ये आगे जाके लेंजीज लॉ से पता चला था कि ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर एक माइनस साइन और लगाना है, ये माइनस साइन को एक्सप्लेन अभी नेक्स्ट लेंजीज लॉ में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई भाई। तो ये था आपके पास फैराडे सेकंड लॉ कि आपके पास दो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कोइल के अंदर, वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। कितना डिपेंड कर रहा है, जितना फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ उतना ही आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होएगा। अच्छा, ईएमएफ पता चल गया, तो अगर आपको करंट निकालना है तो ओम्स लॉ से करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो भी उस कोइल का रेजिस्टेंस होगा उससे भाग कर देंगे, तो ये आपके पास माइनस का 1/r डी फाई बाई डी टी, ये आ जाएगा करंट इंड्यूस। तो ईएमएफ आ गया तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, रेजिस्टेंस से जस्ट आपको भाग करना है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल, जिसमें करंट इंड्यूस कराया है उसका रेजिस्टेंस है ये आपके पास। बात समझ में आई। ये था आपके पास सेकंड लॉ। अभी एक बार लेंजीज लॉ और बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इस डायरेक्शन पर बात करेंगे कि कितना जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। भाई कोइल है तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी प्रोड्यूस हो सकता है ना आपके पास करंट, है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास लेंजीज लॉ। इस लेंजीज लॉ को भी एक बार छोड़ते हैं, एक बार लेंजीज लॉ को बाद में लेके आएंगे। लेंजीज लॉ से एक चीज़, उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा होगा इधर, है ना। एक्चुअली में इस कंडक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन है ना आपके पास, ऐसा क्या हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि इसके अंदर करंट आ गया। ओके, क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ है कि आपने भाई कुछ किया भी नहीं इसके अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, है ना। एक मैग्नेट लेके आए और इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, कुछ हुआ भी नहीं आपके पास, है ना। सो एनर्जी क्रिएट हो गई ऐसा लग रहा है। तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ है,
ये वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यूनिवर्सल है, वो फेल नहीं होएगा आपके पास। तो देखते हैं कहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है इसके ऊपर। ओके, तो उससे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड में हुआ क्या होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए देखो आपके पास मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोर्ड के प्लेन में अंदर की साइड जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक रोड ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक रोड ले ली, मतलब कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग रोड है। ये क्या है आपके पास, एक कंडक्टिंग रोड है। ओके, इसको बाद में मैं एक कोयल से जोड़ लूँगा, अभी खाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली में आपके पास बात करता हूँ मैं कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा है, बिल्कुल सेकंड यूनिट से ये करते आ रहे हैं कि भाई करंट कब आता है, जब एक आप बैटरी लगा देते हो, बैटरी या सेल लगा देते हो, वरना आपके पास नॉर्मल वायर रखा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव करते रहते हैं, उसके अंदर करंट नहीं आता है ना। ये पढ़ के आए। फिर आप बोलते हैं कि सेल या बैटरी ऐसा क्या करती है जो उसमें करंट ले आती है, तो आप बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से करंट आता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो आप क्या बोलते थे कि भाई एक वायर है, वायर में करंट तभी आएगा जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, या कह लो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में चलने लगे, तब करंट बनता था। यही बोलते थे ना। इसका मतलब आप बोलते हो कि करंट देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, इतना हमको नॉलेज है, ठीक है। करंट देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर करंट आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ना। अभी आपने बस जस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आपको बैटरी कुछ लगाए नहीं हुए हो, तो कहाँ से करंट इसके अंदर आ रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा जो इन चार्जेस को मूव करवा रहा होगा। ओके, इस पे बात कर रहे हैं हम एक्चुअली में, है ना। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अभी ये रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और अभी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जाए तो रुका हुआ होगा, तो जितनी फील्ड लाइन इससे टाइम के साथ क्रॉस कर रही है उतनी ही होती रहेगी, लगातार जितनी अंदर जा रही है उतनी जा रही है, तो वो चेंज नहीं हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके पास इसमें कोई करंट इंड्यूस अभी हो भी नहीं रहा होगा, है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको किसी v वेलोसिटी से इस साइड चला देते हैं। इस पार्ट का नाम p दे देता हूँ, इस पार्ट का नाम q दे देते हैं। तो मान लो ये किसी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में उस साइड आपके पास जा रही है। ओके, v वेलोसिटी से उस साइड जा रही है, ठीक है। अब देखिए जब ये v वेलोसिटी से उस साइड जा रही है तो हम क्या मान सकते हैं, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन सब रैंडमली मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर जैसे भी मूव कर, वो मूव तो करते ही हैं, पर उनकी वजह से रैंडम वालों की तो आप मानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो एक तरीके से रेस्ट मान सकते हो आप उसको। ओवरऑल देखें तो जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उसको रेस्ट पोजीशन मान सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो रुके हुए चार्जेस पर तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाने से रहा। अब उनके पास एक एडिशनल वेलोसिटी ये आ गई जब हम v वेलोसिटी से कंडक्टर को ही उस साइड लेके जा रहे हैं। तो इसको आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कंडक्टर अगर उधर जा रहा है तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है सारे उस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। चार्ज पार्टिकल से मतलब है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका उधर मूव करना, रैंडम वेलोसिटीज को आप कंसीडर नहीं कर रहे, जस्ट इस वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी तो आपके पास कैंसिल हो जाती है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से उस साइड आपके पास जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास जा रहा है। तो एक चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, लोरेंज फोर्स वगैरह हम सबको पढ़े हुए हैं। तो आपको पता है कि इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू में वेलोसिटी इंटू में बी, v क्रॉस बी, है ना। चार्ज कौन है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिस पर माइनस ही चार्ज होता है, और v क्रॉस बी, इतना फोर्स इस पर लगने वाला है ना। वेलोसिटी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 तो आपके पास 1 बनने वाला है, तो EV आने वाला है ना। ओके, बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन की। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है, आप v क्रॉस बी से फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे और बाहर माइनस साइन है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन दे देंगे, है ना। तो v क्रॉस बी, v उस साइड है, चार्ज उस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर करी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ी, तो फोर्स आ रहा है ऊपर की साइड, बोर्ड पे ऊपर की साइड, पर एक बाहर माइनस साइन भी है, तो उससे आप बोलोगे फोर्स किधर है, नीचे की साइड, ठीक है। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इस रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उनकी बात करता हूँ, ठीक है।
रोड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रहे, ये इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ फोर्स लगा, ये आप इस मेथड से निकाल चुके हैं। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सब पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये सारे इधर भाग के आएंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो मैं इस रोड को जस्ट अलग से यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपके पास, इस पर इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लग गए तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। वहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे तो वहाँ कैसा चार्ज होता चला जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस साइड भाग के आ रहे हैं। ठीक है, जब और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिव इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उसकी रिपल्सन फील होगी, या कहो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है आपके पास। और आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ किस वजह से आ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहे हैं, FM, इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से नीचे आ रहे थे। पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन रखा हो तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे ले जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर ले जाना चाह रहा है। जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन नीचे जमा होते रहेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। ठीक है, पर इसके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास बढ़ता जाएगा और एक टाइम पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी और उस कंडीशन में Fe और Fm आपके पास बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो और चार्जेस का फ्लो आपके पास बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी, इसी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट बाहर से दिखा रहा हूँ कि आपके पास इस टर्मिनल पर सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इस टर्मिनल पर सारा आपके पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब कोई चार्ज मूव नहीं करवा रहा। ये कौन सी कंडीशन है आपके पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और ये कंडीशन कब मिली है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गए आपके पास, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ कि दोनों आपके पास बराबर हो गए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपके पास Q × E इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स आपके पास Q × में VB। ठीक है, क्योंकि V और B sin 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर, तो sin 90 बन हो जाता है ना। QVB, Q से Q आपके पास कैंसिल हो गया, दोनों तरफ -E रख लो तब भी कैंसिल ही होना है। तो यहाँ से आपके पास E जो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है V × B के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है आपके पास वो आता है V × B के बराबर। ओके, V × B के बराबर। ओके, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, मतलब कोई भी रिलेशन V = E/B भी बोल सकते हो, वेलोसिटी फिल्टर जैसा काम हो रहा है आपके पास। अब ध्यान से देखना कि इसका एक टर्मिनल तो हो गया हाई पोटेंशियल पे, एक टर्मिनल हो गया हाई पोटेंशियल पे, एक टर्मिनल हो गया आपके पास लो पोटेंशियल पे। तो एक तरीके से क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप यहाँ पर इंड्यूस EMF बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड EMF। तो ये वो इंड्यूस EMF है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से आपके पास प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को। ओके, अभी इस चीज़ को थोड़ा सा और मैं इधर शो करता हूँ। ये समझ में आ गया होगा शायद। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसी जो ये आपके पास कॉइल आई है, जो आपके पास ये था मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो ये था, इसके इधर मूव करने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, आपके पास प्रोड्यूस हो गया एक हाई पोटेंशियल एक जगह पे, इधर पॉजिटिव इधर लो पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके अंदर दो टर्मिनल्स आपके पास। अब मैं अगर इसको किसी सर्किट से जोड़ देता हूँ, किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ देता हूँ और ऐसे ही मूव करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, खाली इस पार्ट को मूव करवा रहा हूँ आपके पास, इस कॉइल के अंदर खाली इस पार्ट को इधर अगर मैं मूव करवा सकता हूँ तो आपके पास क्या होगा, एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पे, तो यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, है ना। तो इस तरीके से आपके पास करंट जाना इधर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही कंसीडर कर सकते हो, ये हाई पोटेंशियल है, मैंने ये बनाया हाई पोटेंशियल, या आपके पास लो पोटेंशियल है, ये मैंने बनाया लो पोटेंशियल। और इस रोड का खुद का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, उसको बोल सकता हूँ मैं, ये क्या है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोल सकता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। और आप सभी को पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को साथ में दिखाया जा सकता है सीरीज में जोड़ के। तो ये मैंने क्या दिखाया, R इज द रोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, रोड का रेजिस्टेंस, और कह सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जाके फिर आपके पास ये हाई रेजिस्टेंस, बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है ये वो है। इस तरीके से यहाँ से आपके पास करंट इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई। तो जो ये जो करंट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। और जो ये बैटरी का जो ईएमएफ मैंने ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल माना है, इसको ई नाम दिया है, जिसको आप बोलते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इसमें बहने वाले इस करंट, इंड्यूस करंट की बात करता हूँ, तो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है ई और इस सर्किट का रेजिस्टेंस है आर प्लस आर, है ना। पर मैं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट करें तो आपके पास करंट बन जाएगा ई बाई आर के बराबर। स्मॉल आर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये वही चीज़ें आ गई जो अभी तक हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर एक्चुअली में हो रहा होता है कंडक्टर के अंदर। ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, दो पॉइंट्स के बीच में, कि चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड मूव करवा देता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन एक तरफ जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। एक पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे चला जाता है, एक पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पे चला जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पर फिर फेराडे लॉ अगर मैं अप्लाई करूँ तो फेराडेज लॉ क्या बोलते हैं आपको बताना जरा। फेराडे लॉ बोलता है सेकंड लॉ कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये बराबर होता है नेगेटिव का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, है ना, यही बोल रहा है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ, ये चीज़ जो मैंने ली है दिखाने के लिए कि मैं एक हिस्सा मूव करवा रहा हूँ, ये मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ। ये वो रोड, ये वो वाला हिस्सा है जिसको मैं v वेलोसिटी से उधर या इधर मूव करवा रहा था, ठीक है। ये वो रोड है जो मैंने उधर दिखाई हुई है, ये वाली। तो ये आपके पास फ्रिक्शनलेस हिस्से में है जिसको मैं इधर उधर ले जा सकता हूँ, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पे, और इस वाले को इधर या उधर मूव करवाने से इसमें करंट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। दोबारा से सुनो, जब आप इसको इधर ले जा रहे हैं तो आपने बोला ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये लो पोटेंशियल पे आ गया, तो हाई से लो इस तरफ आपके पास करंट आपके पास फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई। हाई से लो करंट आपका स्टार्ट करना फ्लो कर जाएगा। तो डायरेक्शन पता चली कैसे निकाल रहे हैं। आपके पास क्या कर रहा है, जिस भी तरफ मूव कर रहा है आपके पास ये आपने जो भी अभी लगाया था हमने लोरेंज फोर्स वगैरह, उन सब की वजह से देख लो कि किस तरफ प्रोटॉन जाएंगे किस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक तरफ हाई पोटेंशियल कर दो, एक लो तरफ कर दो, तो हाई से लो आप करंट फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। इस पे बात करते हैं। मान लो जिस कोयल से ये जोड़ा है आपने, तो लेंथ और ब्रेड्थ मान लेते हैं। मान लो इसकी लेंथ तो है एल के बराबर और ब्रेड्थ है आपके पास एक्स के बराबर, मान लिया, ठीक है। आप बोलते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये तो आपके पास बी इंटू एरिया होता है, इंटू में कोस थीटा, और कोस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। भाई कोयल है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होता है, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होएगा आपके पास, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी या तो आउटवर्ड है या इनवर्ड है, इनवर्ड है तो आप कोस 0 ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर किधर भी बना सकते हैं, या बोर्ड से अंदर या बोर्ड से बाहर। मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड से अंदर, नॉर्मल भी बोर्ड से अंदर, तो कोस 0 हो गया, 1 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया बी इंटू ए के बराबर, ठीक है। एरिया बात करें तो ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। लेंथ एल है, ब्रेड्थ आपके पास एक्स के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं इसमें रखता हूँ, तो ई कितना आएगा आपके पास, ई इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, और फाई की जगह आपने लिखा बी एल एक्स, रख दिया बी एल एक्स। मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये लेंथ जो है ये चेंज नहीं हो रही, यहाँ इसकी लेंथ इतनी है, यहाँ भी इसकी लेंथ इतनी है, तो ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डी बाई डी टी ऑफ एक्स आपके पास अंदर बचता है। एक्स क्यों बचता है आपके पास अंदर, क्योंकि ये लेंथ एक्स है। अगर ये वी वेलोसिटी से खाली ये हिस्सा आगे चला गया तो एक्स बढ़ जाएगा, अगर ये अंदर आ गया तो एक्स घटेगा, क्योंकि ये मूव कर सकता है ना, तो इसके आगे पीछे जाने से ये एक्स कम या ज़्यादा होता है। तो एक्स वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है आपके पास, तो एक्स को आप डेरिवेटिव से बाहर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब जो ये डी एक्स बाई डी टी लिखा है, ये एक्चुअली में क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। तो ये आपके पास माइनस का बी एल वी आ गया, माइनस का बी एल वी आ गया आपके पास, है ना। तो इस तरीके से ईएमएफ आप निकाल सकते हैं कि कितना ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा, कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, बी एल वी के बराबर, वेयर वी इज द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से उसको मूव करवाया जा रहा है।
आपके पास L क्या है, एक लेंथ है, और जो B है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर है, और इसी को बोलते हैं आप मोशनल EMF। इसको क्या बोलते हैं, मोशनल EMF। अब जो ये वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जरूरी नहीं कि उसी तरफ ले जाया जा रहा हो, ये इस साइड भी आ सकता है, उस साइड भी आ सकता है। तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ या आगे वैसे और दूसरे लॉज से निकालनी पड़ेगी, अभी खाली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं माइनस साइन नहीं ले रहा, क्योंकि वेलोसिटी जरूरी नहीं कि हर बार उधर ही लो, इसको मैं इधर भी तो मूव करवा सकता था, तो वेलोसिटी किधर भी हो सकती है, इसलिए जस्ट मैं उसका मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो उसके मोशन की वजह से उसमें एक EMF इंड्यूस होएगा, जिसको बोलते हैं मोशनल EMF। मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस हुआ है, और इसका फॉर्मूला होगा E=BLV के बराबर। किसके बराबर, BLV के बराबर। समझ में आया भाई, आपको प्रोसीजर समझ में आया कि एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपके पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, और बात करता हूँ, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, आई होप समझ में आ गया होगा। ये आपके पास था मोशनल EMF। थोड़ी सी और मैं अगर बात करता हूँ इस पर, जब मैंने आपके पास ये वाली सिचुएशन बनाई थी कि आपके पास देखो, एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ मैं, ये रोड है, रोड पे ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, इसको आपने एक तार से ले जाके एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो आप बोलते हो करंट हाई से लो पर जाएगा, इधर करंट चला गया, ठीक है। करंट जब इधर जाएगा तो करंट को पूरा करंट कैसे गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास गया होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, तब तो समझ में आ गया, सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक तो करंट जाएगा नहीं। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है या नहीं जाना, तभी तो सर्किट पूरा होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ गया, और इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, पर क्या इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव तो अपने आप जा सकता है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ये तो इलेक्ट्रॉन को उल्टा ले जाना चाह रहा है, पर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तभी करंट बनेगा आपके पास, है ना। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस को, और वो वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन ही EMF होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही क्या होता है आपके पास, EMF। तो EMF इजिकल टू वर्क डन क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है, ये जितनी भी डिस्प्लेसमेंट लो आप L के बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ DL, डिवाइडेड बाई चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q, और F/Q को ही आप क्या बोल रहे हैं, फोर्स अपॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EMF इजिकल टू E.dl, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था ना, E.dl, और टोटल EMF निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये तो वैसे भी फॉर्मूला पता है आपको, पोटेंशियल इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में लेंथ होता है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है आपके पास, है ना। तो EMF इजिकल टू E.dl, अगर मैं EMF के अगर दूसरे फॉर्मूले में लिखूँ इसको कि EMF होता है माइनस का d∅dt, इस EMF की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो E.dl, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dl वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, माइनस का d∅b/dt, ये एक्चुअली में आपके पास फैराडे इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसको मैक्सवेल इक्वेशन बढ़ेगा ये आगे जाके। और ये क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड देयर, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपके पास, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है आपके पास। ओके, ठीक है। ये जो इंड्यूस EMF होता है, ये आपके पास, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। वैसा वाला जो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था ना, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता था।
तो ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब इस पर कोई ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। ये आपका, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सर्कुलर क्लोज लूप बनाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। क्लोज लूप कैसे बना रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो एक क्लोज लूप, पूरा का पूरा क्लोज लूप ये आपके पास बना रहा होता है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का ये रहता है। जस्ट आप ये याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है।